नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में 847 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,063 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 12,847 केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की हुई मौत। 7,985 लोगों ने कोरोना को दी मात। 63,063 कोरोना के केस एक्टिव। कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% पहुंचा। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 623 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 375 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.71% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 416 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 115 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 3 और पंचकुला में 18 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 9 तो झज्जर में 6 केस मिले। वहीं अगर बात करें हम प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,341 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। चौबीस घंटे में 623 नए मामले सामने आए। 375 लोग कोरोना से रिकवर हुए। गुरुग्राम में मिले 416 नए मामले। फरीदाबाद में 115, हिसार में 3 केस मिले। पंचकुला में 18, रोहतक में 9 केस मिले। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज ये छूट केवल इसी साल के लिए लागू की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 सालों से कोई भर्ती नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया। इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए पहले निर्धारित आयु सीमा 17.5 साल थी और 21 साल तक थी। तो अग्निपथ पर सरकार का बड़ा फैसला। स्कीम के तहत अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। 21 साल से अब 23 साल उम्र कर दी गई है। क्या है अग्निवीर योजना? 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में किया जाएगा शामिल। चार साल के लिए होगी युवाओं की भर्ती। हर महीने 30 से 44,000 रुपए मिलेगा वेतन। %25 युवाओं को सेना में आगे मिलेगा मौका। %75 युवाओं को छोड़नी पड़ेगी नौकरी। स्कीम के तहत सरकार ने बढ़ाई अपर एज लिमिट। आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 की गई। पिछले 2 साल से भर्ती न होने पर लिया फैसला। पहले 17.5 साल से 21 साल थी आयु की सीमा।
नगर परिषद चुनाव के लिए चल रहा प्रत्याशियों का प्रचार आज शाम को 6 बजे थम जाएगा। कई दिनों से चल रहे प्रचार का शोरगुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। बात आपको बताते चले 19 जून को चुनाव होना है और 22 जून को नतीजे घोषित होंगे। 46 शहरों में चुनाव होना है, जिसके तहत 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। 18,30,208 मतदाता वोट डालेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी है। दरअसल कांग्रेस ने जयराम रमेश को महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। आपको बता दें, इससे पहले इस पद पर रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, जिनकी जगह अब जयराम रमेश को दी गई। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे। जयराम रमेश को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने महासचिव मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब के जीरकपुर नगर काउंसिलिंग में बीते 2 दिनों से रजिस्ट्रियों को लेकर चक्कर लगा रहे लोग इस समय हार गए हैं। यही कारण है कि आज सैकड़ों लोगों ने मिलकर नगर काउंसिलिंग का घेराव किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि तहसीलदार के आला अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने के लिए नाजायज तरीके से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि जिन कॉलोनियों को बसे हुए लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी तक बनी है और सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट सरकार ने बनाई है, तो ऐसा क्या कारण है कि इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई हैं? तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। हम लोग हमारे जो डीलर भाइयों की समस्या है भली भांति आप लोग जानते हो। हम आपके द्वारा आगे इनको बताना भी चाहते हैं प्रशासन को, जो समस्या हमारे डीलर भाई भुगत रहे हैं। एनओसी की जो समस्या इन्होंने नई खड़ी कर रखी है और उससे पहले जमाबंदी देख के रजिस्ट्री करते थे। 90% कॉलोनियां जो ऑक्यूपाइड है, इन्होंने कंडीशन लगाई कि भी नक्शे लेकर आओ, बिल्डिंग परमिट लेके आओ, चलो वो भी लाने लग गए। अब इन्होंने नहीं लगा दी एनओसी। तो डिपार्टमेंट लोकल बॉडी का ये कहता है भी जब आपको हमने नक्शे ही पास कर दिया, बिल्डिंग परमिट ही दे दिया, तो एनओसी किस चीज की बताओ? उससे ज्यादा बड़ी क्या एनओसी जब हमने परमिट ही दे दिया। देख सकते हैं कि इस समय मेरे पीछे जीरकपुर नगर काउंसिल के बाहर जो है जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही मुद्दा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही। एनओसी जो है वो अनिवार्य कर दी गई है और जो 20-25 साल पुरानी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को बना दिया गया है और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। बीते कल से ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और आम लोगों ने मिलकर एक बार फिर जो है नगर काउंसिल का घेराव किया है। और सबसे विचित्र बात यह है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोई यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नारे जो है लगाए जा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये देख सकते हैं पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए। अभी महज 3 महीने सरकार को पंजाब में बने हुए आप देखते रहे हर खबर देखते रहें। और ये जीरकपुर नगर काउंसिल से कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं स्वर्ण। सोनीपत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मूर्थल अड्डा की बेटियां एक बार फिर से चर्चा में हैं। स्कूल की बेटियों ने 12वीं की परीक्षा परिणाम में परचम लहराया। वहीं 70 बेटियों ने मेरिट हासिल की, जिसके चलते विद्यालय में खुशी का माहौल है। स्कूल में दूसरा स्थान पर आने वाली मुस्कान ने 93% मार्क्स हासिल किए। दरअसल पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली बेटियां बेहद गरीब परिवार और ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हैं। वहीं छात्राओं के परिजनों में भी काफी खुशी को मिल रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि उनके विद्यालय का बेहतरीन रिजल्ट रहा और निश्चित तौर पर उनका आने वाला भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम होगा।
आमतौर पर सरकारी स्कूलों का माना जाता है कि वो वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अच्छी टीचर्स नहीं अच्छे से अटेंड करती, लेकिन हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की है। हमारे 98% हमारे बच्चे हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट है। बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने तैयारी की क्योंकि टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी मदद की। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बेहतरीन रहा है। 98% हमारे स्कूल का रिज़ल्ट रहा है और मैं सारा क्रेडिट यहाँ जो हमारे यहाँ डिसिप्लिन और पढ़ाई है उसी को दूंगी। हमारे बच्चे बहुत लगन से पढ़ते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। एडमिशन्स के लिए भी हमारे यहाँ हमेशा जद्दोजहद रहती है कि हमें यहाँ एडमिशन मिल जाए। एक क्लास में 60-60 बच्चे हैं, 8-9 सेक्शंस हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी और हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे जो टीचर्स हैं बहुत ही लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। जी टीचर्स ने भी अपनी पूरी मेहनत करी है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए पूरी मेहनत करी है। सोनीपत में स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ पर हालात बद से बदतर है। जानकारी के मुताबिक बीते 6 महीनों से हाईवे का निर्माण करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया, लेकिन विसवा मील पर मौजूद अवैध कॉलोनियों में कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सीवरेज की व्यवस्था न होने से सारा गंदा पानी गलियों और स्टेट हाईवे पर उतर जाता है, जिससे कई फुट तक गहरा गंदा पानी स्टेट हाईवे पर खड़ा रहता है। वहीं हाईवे की बदहाली को लेकर स्थानीय दुकानदार जिला प्रशासन समेत हर दरवाजे पर अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम, HSIDC और PWD विभाग एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। तब पूरा पानी भरा रहता है, आने जाने में पूरी प्रॉब्लम रहती है, बदबू आती है पूरी। देखो पूरा कचरा ही कचरा भरा पड़ा। तो क्या समस्या है, किस तरह का पानी है? समस्या साहब ये जो अवैध कॉलोनियों में से जो पानी आता है, नाले भरे पड़े हैं, उनमें से पूरा ओवरफ्लो हो गया हमारे रोड पे। यहाँ पे मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है और ये जो स्टेट हाईवे है विश्वामिल से सीधा बहादुरगढ़ जाता है, इसकी हालत इतनी खस्ता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। हर रोज़ यहाँ पे 4-5 बंदे तो नालों में गिरने हैं ना। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, ना तो इसका HSIDC वाले कोई ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम वाले, और PWD वालों का तो हाल ही बुरा है। जी सब जगह धक्के खा लिए हैं, SP के DSP के सारा काम कर लिया। 60-70 लाख की दुकान है, सेक्टर 14 में भी इतनी महंगी दुकान नहीं है, काम धंधे वैसे ही नहीं है, सारा पानी भरा हुआ आपको देखने को। अब जिससे दुकान से रेट पूछो, बड़ी मुश्किल से लोन लेकर दुकानें ली गई है, काम धंधा की वजह से चल रहा है। और बहुत सारी बीमारियां नाले रुके रहते, मछली काटते ही चिमगे देते, कुत्ते घूमते रहते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी मक्खियां रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान। समस्या रोड की है जी, पानी इतना बढ़ गया है। मीट मार्केट जो है, हमने बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन लगा ली है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना ये मानते हैं, मुर्गे मछली काटते हैं, रोड पर फेंक दें, नाले में फेंक दें, नाला बंद हो जाता है। नाला बंद होने के कारण रोड पर पानी भरता है। अभी तो बारिश भी नहीं आई है। बारिश आएगी तो बुरा हो जाएगा, बारिश आएगी तो गाड़ी भी ना निकले यहाँ से। यमुनानगर में हरियाणा का सबसे बड़ा ओवरलोड का चालान हुआ। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र और उनकी टीम ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें नियम के अनुसार 55 टन तक लोड हो सकता था, लेकिन ट्रक चालक ने इसमें 140 टन रेत भरा हुआ था। इस पर विभाग ने उस पर 2 लाख से ज्यादा का चालान किया। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र का कहना है कि अब ओवरलोड पर और सख्ती की जा रही है। मई महीने में जहां 600 से अधिक वाहन ओवरलोड के पकड़े गए, 1 करोड़ 60 लाख का जुर्माना लिया गया। वहीं जून में अब तक 200 वाहनों का चालान करके 60 लाख का जुर्माना वसूला गया। वहीं PWD विभाग के कार्यकारी अभिनेता नवीन खत्री का कहना है कि ओवरलोड के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, ज्यादा माल ले जाने पर हादसे भी होते हैं, इसमें और सख्ती की जानी चाहिए। देखिए,
जो सरकार के नियम है, जो लोड जिस गाड़ी का जितना पास करती है उसी वो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कहा जाता है उसको। उसी लोड पे सारी सड़कें जो भी हमारा डिज़ाइन होता है वो सारा उसी लोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल इस पे चलेगा तो कहीं ना कहीं सड़कों को नुकसान करेगा। देखिएगा, जिला यमुनानगर में ओवरलोड अपनी चरम सीमा पर है। जिले की कोई सड़क ओवरलोड की चपेट में ना आई हो, ऐसी कोई सड़क नहीं रही। और अगर बात गुंथला और जठलाना क्षेत्र की करें तो यहाँ दिन रात सैकड़ों ओवरलोड वाहन यमुना नदी के अंदर से रेत का खनिज लेकर के वो दिन रात चल रहे हैं। किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए इन ओवरलोड्स को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की रैकियां करवा करके इस ओवरलोड को क्षेत्र से गुजारा जाता है। लेकिन ये मामला जो है इसका मैं अभी संज्ञान लूँगा और जहाँ तक जो DTO है उनके द्वारा जो चालान की कार्रवाई है उसके बारे में और जो सड़क है उसके बारे में PWD एक्सीएन से जो है रिपोर्ट ली जाएगी। देश के इलाकों में देर रात जमकर बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं पंडरी में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल पंडरी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे लोगों का सब्जी मंडी, अनाज मंडी और पंडरी गौ घाट पर जाना मुश्किल हो जाता है। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल की अगुवाई में सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात की। सिख नेताओं ने सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही अलग अलग राज्यों में सजा पूरी कर चुके 9 बंदी सिखों को रिहा करने की मांग की गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर जब चर्चा हुई तब दादूवाल ने कहा कि हरियाणा के सिख संस्थानों की उपेक्षा हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सारा जिहड़ा वफद है मानयोग मुख मंत्री साहब ਨੂੰ मिल के रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा कि असी मानयोग प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ ਤੇ अपने गृह मंत्री साहब ਨੂੰ ਉਹ चिट्ठी लिखणगे कि ਜਿਹੜੇ सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਖਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DC ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ करनाल में विजिलेंस को बड़ी कामयाबी मिली। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां विजिलेंस की टीम ने निसिंग के SDO जेई और प्राइवेट ड्राइवर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने खेत से बिजली की तार को हटाने और नई लाइन लगाने के लिए 4.5 लाख रुपए मांगे थे। यहां तक कि ये लोग 3.5 लाख रुपए दे भी चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये निसिंग के SDO हैं मनीष लांबा और इनके साथ जो जेई हैं पवन कुमार, और इन दोनों को जो है 1 लाख के साथ हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तीसरे इनके ड्राइवर अरेस्ट हुए और जो ऐसा था इन्होंने 4.5 लाख रुपए की डिमांड की हुई थी। जो कंप्लेनेंट हैं उनके खेत में बिजली की लाइन जा रही थी, उसको हटाने के लिए और नई लाइन लगाने के लिए ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए ले चुके थे, पर जो इनका पेंडिंग काम था वो उसको नहीं कर रहे थे और बार बार जैसे उनसे डिमांड की जा रही थी तो उन्होंने हमारे को शिकायत दी और उसके बाद आज उनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार 1 लाख रुपए लेते हुए बिजली विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया सर? बिल्कुल, बिजली विभाग के दफ्तर से निसिंग। और SDO मनीष लांबा, जेई पवन और SDO मनीष लांबा। ड्राइवर वेद है? ड्राइवर वेद है जो उनके प्राइवेट अलग से इन्होंने रखा हुआ।
हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इन चुनावों में गठबंधन का मुकाबला इनेलो और आप से होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया हो। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रत्याशी जनता के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी जेजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। एनएलओ और आप भी इन चुनावों में अपना दमखम दिखा रही है। अब ये पार्टियां गठबंधन को कितना टक्कर दे पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने स्वच्छ, सुंदर, हरे भरे और आत्मनिर्भर प्रदेश का वादा किया है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से 27 बड़े वायदे किए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि बीजेपी का संकल्प पत्र, सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स, बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण, जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे, शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा, शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था, स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे, सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी, सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी, नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा, नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा, अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी, बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा, अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे, सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे, प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा, सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे, अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे, गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा। मतगणना 22 जून को होगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव होंगे। कुल 18,20,000 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें 9,65,547 पुरुष और 8,64,612 महिला मतदाता है। अब इंतजार 22 जून का है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।